आज सबसे पहले बात करेंगे यूपी में मचे पिता पुत्र के घमासान की। क्या आज सपा में मचे हुए रण पर चुनाव आयोग के फैसले के साथ आज पूर्ण विराम लग जाएगा? चुनाव चिन्ह साइकिल किसके हिस्से में आएगी, इस पर आज चुनाव आयोग बैठक करेगा। आयोग दोनों ही गुटों की दलीलों पर सुनवाई करेगा, जिसके बाद आज ही फैसला लिया भी जाएगा। 12 बजे चुनाव आयोग आज बैठक करेगा। आयोग के पास इसलिए फैसले के लिए वक्त कम है क्योंकि यूपी चुनावों के पहले दौर की अधिसूचना 17 जनवरी को जारी होनी है। इससे पहले दिल्ली में मौजूद मुलायम और लखनऊ में मौजूद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर सबकी नजरें रहेंगी। सबसे बड़ा सवाल है, क्या पिता पुत्र की ये जोड़ी सियासत में अलग हो जाएगी? तो सपा के अंदर जो घमासान मचा है, क्या आज चुनाव आयोग के फैसले के साथ उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा? आज आखिर चुनाव आयोग फैसला क्या लेगा? क्या अलग अलग चिन्हों के साथ दोनों अलग से अब कैंपेनिंग करेंगे या फिर चुनाव चिन्ह ही फ्रीज कर दिया जाएगा? जो साइकिल चुनाव चिन्ह है उसे फ्रीज कर दिया जाएगा। इन सब पर आज बातों पर नजर बनी रहेगी। आज सबसे पहले यूपी में मचे पिता पुत्र के घमासान पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी। क्या आज सपा में मचे हुए रण पर चुनाव आयोग के फैसले के साथ अब पूरी तरह से पूर्ण विराम लग जाएगा? चुनाव चिन्ह साइकिल किसके हिस्से में आएगी, इस पर आज चुनाव आयोग बैठक भी करेगा और आयोग दोनों ही गुटों की दलीलों पर सुनवाई करेगा, जिसके बाद आज ये फैसला आ सकता है। 12 बजे चुनाव आयोग आज बैठक करेगा। आयोग के पास इसलिए फैसले के लिए वक्त कम है क्योंकि यूपी चुनाव के पहले दौर की अधिसूचना 17 जनवरी को भी जारी होनी है और इससे पहले दिल्ली में मौजूद मुलायम और लखनऊ में मौजूद अखिलेश यादव पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या पिता पुत्र की ये जोड़ी सियासत में अलग हो जाएगी? तो सपा में संग्राम पर आज फैसला आ सकता है। आज 12 बजे चुनाव आयोग की बैठक है। अब चुनाव आयोग क्या फैसला लेगा, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं क्योंकि चुनाव आयोग के फैसले के बाद ही सपा का भविष्य तय होगा। क्या पिता पुत्र की ये जोड़ी सियासत में अलग हो जाएगी और किस चुनाव चिन्ह के साथ कौन आगे बढ़ेगा, ये भी आज लगभग तय हो जाना चाहिए। चुनाव आयोग पर होगी आज पूरे देश की नजर क्योंकि आज एक बड़ा फैसला आना है। तो सपा में संग्राम पर आज आ सकता है फैसला। चुनाव आयोग साइकिल पर आज फैसला ले सकता है कि आखिर साइकिल किसके हिस्से आएगी और किसी के हिस्से आएगी भी या नहीं आएगी, या फिर यह सिंबल ही फ्रीज हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन सबके बीच यही बना हुआ है कि पिता पुत्र की ये जोड़ी सियासत में अलग राह ले लेगी। दोनों अलग अलग राह पे चलेंगे, अलग अलग अब चुनाव चिन्ह के साथ उतरेंगे मैदान में। इस पर सबकी निगाहें टिकी है क्योंकि 12 बजे चुनाव आयोग एक बैठक करेगा। उसके बाद चुनाव आयोग द्वारा एक फैसला आ सकता है, जिसके बाद पूरी जो स्थिति है सपा को लेकर वो साफ हो सकती है। खुरम निजामी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं इस वक्त। खुरम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज क्या कुछ हो सकता है और आज कैसी सरगर्मी देखने को मिल सकती है सपा के अंदर? देखिए तमन्ना, आज अगर हम आज के दिन की बात करें तो डी डे है। आज समाजवादी पार्टी के दिन जजमेंट डे है क्योंकि सिंबल किसके पास जाएगा या सीरीज होगा या कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सब तय कर देगा आज का दिन। क्योंकि आज चुनाव आयोग में सुनवाई होनी है और आज इस बात पर फैसला होना है कि आखिर जो सिंबल है साइकिल समाजवादी पार्टी का वो किसके पास जाएगा, मुलायम खेमे के पास या फिर अखिलेश खेमे के पास। ये भी तय होगा कि अगर साइकिल नहीं मिलती है किसी को तो फिर उनका चुनाव सिंबल क्या हो सकता है, क्या विकल्प मिल सकते हैं, ये सब भी होगा। तो सरगर्मी आज बहुत ज्यादा तेज होंगी लखनऊ से दिल्ली तक, क्योंकि आज जो बड़े नेता, खासतौर से जो बड़े नेता हैं दोनों खेमे के दिल्ली में मौजूद है। मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव, अभिषेक मिश्रा, अंबिका चौधरी, ये सब आज दिल्ली में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री का फिलहाल कोई कार्यक्रम नहीं है जाने का दिल्ली, लेकिन वो आज लखनऊ में रहेंगे और आप समझ सकते हैं कि वो लखनऊ में जरूर रहेंगे, लेकिन उनकी निगाह, उनका पूरा ध्यान रहेगा तो सिर्फ दिल्ली की तरफ, चुनाव आयोग की तरफ कि आखिर फैसला क्या कहता है। देखिए दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे सामने रख दिए हैं चुनाव आयोग के। चुनाव आयोग ने इस बात का भी वक्त दिया है दोनों पक्षों को कि वो दोनों एक साथ बैठकर कोई सुलह कर सके, कोई बीच में कोई फॉर्मूला इजाद कर सके तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर सिंबल सीज होता है तो दिक्कत दोनों ही को होनी है।
हालांकि दोनों पक्ष ये भी कह रहे हैं कि अब उतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी, अगर उनको चुनावी सिंबल मिलता भी है, नया कोई चुनावी सिंबल होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आम जनता तक पहुंचाने में उन्हें जरा भी देने लगेगा। कम्युनिकेशंस की बात कर रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी जब नई पार्टी थी, चुनाव सिंबल नया था, लेकिन फिर भी 2 बार वो सरकार बनाने में कामयाब हुए, तो आखिर हमको क्या दिक्कत है, हमारा संगठन पहले ही से खड़ा है, सिर्फ और सिर्फ ये बताना होगा कि सिंबल किसको कहाँ तक पहुंचेगा, तो कैंपेन में कोई दिक्कत नहीं। यानी कि दिमागी तौर पे सब लोग तैयार हैं कि अगर सिंबल बदल भी जाता है तो किस तरीके से अपने को किस तरीके से स्थापित करेंगे आम वोटर्स के जहन में, अपने सिंबल को किस तरीके से आम जनता तक पहुंचाएंगे, ये भी उनके जहन में साफ है, जिस तरीके से बयान आ रहे हैं दोनों तरफ से। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि अगर साइकिल सीज हो जाता है तब क्या करेंगे दोनों खेमा, क्योंकि चुनाव में दोनों जाएंगे तो क्या 403 की 2 लिस्ट अखिलेश खेमे से और मुलायम खेमे से सामने आएगी? क्या एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से बाप बेटा आमने सामने होंगे दोनों की पार्टी? देखिए, जो मुलायम सिंह यादव जब दिल्ली जाने से पहले वो पार्टी कार्यालय गए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि रामगोपाल पार्टी तोड़ रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे, पार्टी एक रहेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि 11 महीने में वो सरकार बना लिए थे जब पहली बार समाजवादी पार्टी फॉर्म हुई थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मुलायम सिंह यादव आत्मविश्वास से लबरेज हैं, तो वहीं अखिलेश यादव बिल्कुल खामोश है, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि विकल्प क्या है, इस पर भी काम शुरू करके फाइनलाइज कर चुके हैं दोनों। लोकदल से अगर मुलायम सिंह यादव जो लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुनील सिंह, जो एमएलसी भी रह चुके हैं, उनसे कल मुलायम सिंह यादव ने मुलाकात की थी और ये भी कहा था, सुनील सिंह ने पेशकश भी की थी कि मुलायम सिंह यादव वो उनकी पार्टी में आया, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, यानी कि कौन सी पार्टियों को दिक्कत नहीं। तो वहीं अगर हम अखिलेश खेमे की बात करें तो वो समाजवादी जनता पार्टी से लगातार उनकी बात हो रही है, और वहां पर जो हल्दर हमारे संवाददाता अंबुज दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अंबुज, आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव आयोग आज 12 बजे मीटिंग करेगा और उसके बाद 12 बजे के बाद फैसला सुनाया जाएगा कि आखिर होना क्या है, किन परिस्थितियों में चुनाव चिन्ह फ्रीज हो सकता है, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जो चुनाव विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया है वो विधायकों और जो सांसद हैं, जो एमएलसीज हैं, उनके समर्थन को माना जाता है इसमें। और भी छोटे छोटे क्राइटेरियाज हैं, क्योंकि आज की मीटिंग के बारे में एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि ये एक आम चुनाव आयोग की जैसे मीटिंग्स होती हैं, जैसे बुलावा होता है, वो वैसी नहीं है। ये एक तरह से अदालती कार्रवाई की तरह होगी, जहां पर चुनाव आयोग के साथ में 3 सदस्य बैठेंगे, चुनाव आयोग के दोनों पक्षों की दलील सुनी जाएगी, उसे रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, ऐसा सूत्र बताते हैं। और दोनों ही पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे। चुनाव आयोग अपने क्राइटेरिया के अनुसार उन दोनों दलीलों को तुलना करेगा और उसके बाद वो फैसला लेगा। जहां तक दोनों पक्षों की दलीलों की बात है, तो मुलायम सिंह यादव कहते रहे हैं कि जो अखिलेश यादव हैं वो उनका अध्यक्ष पद जो मिलना है, जो क्योंकि वो अधिवेशन को ही फर्जी ठहरा चुके हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब रामगोपाल यादव ने वो अधिवेशन बुलाया तब वो सदस्य नहीं थे और इस तरीके से रामगोपाल यादव अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता था। दूसरे पक्ष की दलील ये है, जो रामगोपाल यादव ने जो दलील रखी है वो ये कह रहे हैं कि 40% से ज्यादा जो संविधान में लिखा हुआ है, 40% से ज्यादा सदस्य अगर चाहते हैं तो अधिवेशन बुलाया जा सकता है। पर सवाल ये उठता है कि वहां पर चुनाव आयोग के सामने दलीलें देने में किसकी दलीलें ज्यादा भारी पड़ती हैं और किसके पक्ष में ये फैसला जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बात की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव आयोग को जब दोनों ही पक्ष में से किसी के एक तरफ झुकने पर थोड़ी सी तकलीफ महसूस हो, तो वो हो सकता है कि साइकिल चुनाव चिन्ह को फ्रीज करके और दोनों को ही अलग अलग चुनाव चिन्ह दे दे। ये पूरी घटना जो है, ये पूरी जो कार्रवाई है, इसको रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, ऑन रिकॉर्ड ये पूरी घटना हो सकती है। जी अंबुज, आपसे जानना चाहेंगे, जब ये पूरा चल रहा था मामला सपा के अंदर कलह का, तो मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि जो वो कर रहे हैं वो पार्टी संविधान के अंतर्गत आता है, लेकिन जो रामगोपाल यादव कर रहे हैं, अधिवेशन बुला रहे हैं, वो पार्टी संविधान के खिलाफ है, यानी कि असंवैधानिक है। क्या इन सब चीजों पर भी गौर करेगा चुनाव आयोग? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही चीजों पर दलीलें, दोनों ही पक्षों की दलीलों पर। मुलायम सिंह यादव की मुख्य दलील ही पहले दिन से ये रही है कि चुनाव आयोग जो रामगोपाल यादव ने जो किया, जो अधिवेशन बुलाया, वो असंवैधानिक है, क्योंकि रामगोपाल यादव खुद पार्टी के सदस्य नहीं थे जिस वक्त उन्होंने वो संविधान वो बुलाया है। तो मुलायम सिंह यादव की बात करें तो उनके पास संविधान
पार्टी का चुनाव चिन्ह और इस तरीके की बातें हैं कि असंवैधानिक था ये अधिवेशन। तो दूसरे पक्ष की बात करें तो वो ये कहते हैं कि रामगोपाल यादव, चूंकि उन्होंने खुद ही पार्टी का संविधान लिखा है, उन्होंने बताया कि जब 40% से ज्यादा सदस्य चाहते हैं तो ये बैठक बुलाई जा सकती है, जबकि इसमें 54% सदस्यों ने स्वीकृति भरी थी और इसलिए वो बुलाया गया था। और इसलिए उनकी दलील ये है कि ये संवैधानिक था पूरी तरीके से अधिवेशन, और अधिवेशन में जो फैसले लिए गए वो भी पूरे तर्कसंगत और पूरी तरीके से संवैधानिक थे। जी चलिए अंबुज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खुर्रम, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे। मौजूदा सूरत हाल में माना जा रहा है कि अगर अंतिम निर्णय आने तक आयोग पार्टी के मौजूदा सिंबल को फ्रीज कर देता है तो दोनों पक्षों को अलग अलग निशान पर चुनावी मैदान में उतरना होगा। वैसे ये माना जा रहा है कि सपा को नुकसान हो चुका है, जिसका खामियाजा चुनावों में भुगतना पड़ना तय है। यूपी में चुनावी बिसात बिछ चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी में अंदरूनी झगड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मुलायम और अखिलेश दोनों झुकने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। पार्टी और चुनाव चिन्ह पर कब्जे की लड़ाई चुनाव आयोग पहुंच चुकी है और 13 जनवरी को दोनों गुटों को चुनाव आयोग ने बुलाया है। यानी सपा में सुलह की उम्मीद अब लगभग खत्म हो गई है। एक बार फिर दिल्ली पर सबकी नजरें हैं। मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव दिल्ली में है और मुलायम के आवास पर मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मुलायम अपनी आगे की रणनीति बनाने में जुटे हैं। इससे पहले लखनऊ में बुधवार को मुलायम सिंह ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए कार्यकर्ताओं के बीच कहा था कि वो किसी भी सूरत में पार्टी नहीं टूटने देंगे। मुलायम ने यह भी कहा था कि उनके पास जो कुछ था वो उन्होंने अखिलेश को सौंप दिया है और अब उनके पास सिर्फ कार्यकर्ताओं का प्यार है। इन सियासी परिस्थितियों में मुलायम सिंह यादव नए चुनाव चिन्ह के रूप में हल जोतते किसान सिंबल की मांग आयोग से कर सकते हैं। इसकी पूरी तैयारी भी की जा चुकी है। दरअसल इस सिंबल से मुलायम सिंह यादव का पुराना नाता भी है। 1980 के दशक में वो दरअसल लोकदल से जुड़े थे, तब वो इसी पार्टी से चुनाव लड़ते थे। माना जा रहा है कि मुलायम गुट इस सिलसिले में लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह से बात कर चुका है। दूसरी ओर अखिलेश खेमे ने भी प्लान बी की तैयारी कर रखी है और यदि उनको साइकिल सिंबल नहीं मिलता है तो अखिलेश यादव आयोग से मोटरसाइकिल चुनाव निशान देने की गुजारिश कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं मौजूद हुआ तो माना जा रहा है कि अखिलेश लोगों से बरगद चुनाव चिन्ह पर वोट देने की अपील करेंगे। दरअसल बरगद समाजवादी जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, जिसका गठन पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने किया था। उनके निधन के बाद अब कमल मुरारका इस पार्टी के अध्यक्ष हैं। सूत्रों के मुताबिक कमल मुरारका ने अखिलेश यादव से मुलाकात कर अपनी पार्टी और चुनाव चिन्ह देने का प्रस्ताव दिया है। हम लोग बस ये चाहते थे कि हमारे नेतृत्व पे कोई प्रश्न चिन्ह न लगे। हम माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते थे, जिस वजह से ये अधिवेशन हुआ और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। बाकी कोशिश सभी की है, मुख्यमंत्री की भी है। कोई ये कह नहीं सकता कि उन्होंने कोई भी दरवाजा नहीं खोला जिसके लिए कोई न कोई हल इसका निकले। अब मामला चुनाव आयोग में है। चुनाव आयोग में नेताजी खुद गए थे अधिवेशन के खिलाफ। 13 को फैसला आना है। अखिलेश जी मुख्यमंत्री है, अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहेंगे। अखिलेश जी समाजवादी नेताजी बनाया। अखिलेश जी राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी नेता आज बन गया और रहेंगे। क्यों? अखिलेश नौजवान है, नौजवान का हाथ पे पार्टी का समर्पण नेताजी 2012 में कर चुका। अगर हम इस पूरे सियासी ड्रामे पर नजर डालें तो एक बात स्पष्ट रूप से नजर आएगी कि न तो पिता पुत्र पर प्रहार कर रहा है और न ही पुत्र ने पिता पर निशाना साधा है। दोनों पक्ष पार्टी में मचे मौजूदा घमासान के लिए एक एक व्यक्ति को दोषी मान रहे हैं। अखिलेश गुट का कहना है कि अमर सिंह ही लड़ाई का पूरा कारण है, जबकि मुलायम गुट रामगोपाल यादव को लड़ाई की असल जड़ बता रहे हैं। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये तो पार्टी के हुक्मरानों को ही पता होगा। लेकिन इस पूरे घमासान ने पार्टी को बड़ी क्षति पहुंचाई है और आने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और एक बार फिर से रुक करते हैं, खुर्रम निजामी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। खुर्रम, ये जितनी भी अंदरूनी कलह रही है, जाहिर तौर पर इसका खामियाजा तो चुनावों में कहीं ना कहीं सपा को भुगतना पड़ेगा, लेकिन जितनी पकड़ जो थी इस कलह से पहले सपा की मानी जा रही थी, इस बार सपा सत्ता में आ सकती है दोबारा, उतना ही अब कमजोर साबित हो रही है और बाकी पार्टीज को फायदा मिल रहा है। बिल्कुल तमन्ना, बाकी पार्टी को उसका फायदा मिलता साफ तौर पर दिख रहा है। अगर हम जो वोट बैंक है, डेडिकेटेड वोट बैंक है, ट्रेडिशनल वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, उसकी हम बात करें तो उसमें बिखराव आप
मान सकते हैं कि बिखराव होगा और बहुत ढंग से बिखराव होगा, क्योंकि अगर आपका नेता मजबूत नहीं है तो पीछे जनता खड़ी नहीं होती, संगठन मजबूत नहीं है तो नेता मजबूत नहीं होता। दिक्कत इस बात की है पूरा संगठन, पूरा लाइन ऑफ मिनिस्टर्स, लाइन ऑफ एमएलसीज और एमएलएज एक तरफ से डिफाइंड हो चुके हैं। कौन कहाँ खड़ा हुआ है वो साफ तौर पे दिख रहा है। अगर अखिलेश खेमा कह रहा है कि बहुमत उनके साथ है, तो मुलायम खेमा कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन उनके साथ है समाजवादी पार्टी का। लेकिन जब आप दोनों खेमा आम जनता के बीच में जाएगा, चुनावी रण में उतरेगा, तो खेमेबाजी नहीं चलेगी, वहां पर समर्थन, तो वहां पर एक आत्मविश्वास चलेगा। आत्मविश्वास से लबरेज कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, जो वोट बैंक होता है वो जरूर देखता है कि जिसको वोट कर रहे हैं कहीं वोट वेस्ट तो ना हो जाए। अगर इस मुद्दे पर अगर वोट पड़ता है तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी हारती हुई नजर आएगी, चाहे खेमा कोई भी हो। लेकिन जो गौर करने वाली बात है, जो अभी इस पैकेज चला उसमें भी साफ तौर पर दिखाया गया है कि मुलायम और अखिलेश ये दूसरे को दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, वो एक एक शख्स को दोषारोपण कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने एक बीच में एक जगह छोड़ रखी है कि कहीं अगर हाथ मिलाने का मौका मिले तो हाथ मिल सकता है। यानी कि एक दूसरे पर कुछ नहीं कहा जा रहा है, ना नेताजी ना मुलायम सिंह यादव अखिलेश को कुछ कह रहे हैं, ना अखिलेश मुलायम सिंह यादव कुछ कह रहे हैं। अखिलेश का कहना है कि 3 महीना दीजिए, 3 महीने बाद सब कुछ आपका, तो वहीं मुलायम कहने हैं कि अखिलेश समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका कितना नुकसान हो रहा है। यानी कि अभी भी एक उम्मीद है कि अगर आज सिंपल सीज होने की नौबत आ जाए तो शायद बहुत कम उम्मीद है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है। कहा जाता है उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन शायद ये कहा जाए कि दोनों हाथ मिला लेंगे भविष्य को देखते हुए, लेकिन उसकी उम्मीद बेहद कम है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि जो विपक्षी पार्टी है वो इस पूरे क्लेश को लेकर के आम जनता के बीच में जाएंगे, बताएंगे कि जब लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते तो प्रदेश का क्या भला करेंगे। तो जाहिर सी बात है नुकसान समाजवादी पार्टी का हुआ है, नुकसान दोनों खेमे का हो रहा है। और अगर अभी भी सुलह का कोई रास्ता नहीं निकला, जिसकी अब गुंजाइश बेहद कम है, तो जाहिर सी बात है अगर दोनों अलग अलग तरीके से जाएंगे तो कैसे कैंपेन होता है, प्रत्याशी कौन कौन से कहां उतरते हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी माना यह आ रहा था कि सपा बसपा और भाजपा के बीच में टक्कर है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि सपा की बात करें तो अखिलेश, मुलायम, भाजपा और बसपा के बीच में टक्कर है। तो अब देखना यही होगा कि आज चुनाव आयोग फैसला क्या देता है, कौन जीतता है, बहुमत जीतता है कि कॉन्स्टिट्यूशन समाजवादी पार्टी। चलिए खुरा बने रहिए हमारे साथ। कहीं ना कहीं नुकसान तो जाहिर तौर पर सपा को भुगतना ही पड़ेगा, और अब कार्यकर्ता बट गए हैं, दोनों खेमे अपने अपने अगर चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ मुलायम सिंह यादव के साथ होंगे, कुछ अखिलेश यादव के साथ होंगे। और वहीं पर दूसरी तरफ यूपी के चुनावी महाभारत में अब ओवैसी ने एंट्री मार दी है। कैराना में ओवैसी आज चुनावी रैली करने जा रहे हैं। कैराना में रैली की शुरुआत कर ओवैसी यूपी की सियासी जमीन पर अपनी ताकत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ओवैसी की रैली पर सभी सियासी दलों की नजर रहेगी। ओवैसी कितनी भीड़ जुटा पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। ओवैसी के रडार पर साफ तौर पर मुस्लिम मतदाता है, ऐसे में ओवैसी पर ना चाहते हुए भी गैर बीजेपी दल नजर रखने पर मजबूर है, क्योंकि माना जाता है कि अगर मुस्लिम वोटर्स में ओवैसी थोड़ी बहुत भी सेंध लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो सकता है। कैराना में ओवैसी एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। ये सभा कांधला रोड पर होगा और इसका वक्त करीब 1 बजे का तय हुआ है। और एक बार फिर से रुक करते हैं खुर्रम निजामी का। खुर्रम, जिस तरह से ओवैसी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर पैंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं यूपी में, आज एक बहुत बड़ी चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगे। इस पर आपसे अपडेट लेना चाहेंगे, और कुछ पता चला है कि कितना जनसैलाब उमड़ सकता है? देखिए, ओवैसी की बात करें तो ओवैसी अपने आप को इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुस्लिम लीडर के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। जब पिछली बार वो लखनऊ आए थे तो उन्होंने भीम और मीम कहा था, यानी कि दलित और मुस्लिम गठजोड़ की बात कही थी। अगर आप उनके प्रत्याशियों की लिस्ट की नजर डालें तो पाएंगे उसमें दलित भी हैं और मुसलमान भी हैं। यानी कि ओवैसी का ये कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नहीं, वो उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं जो कि शोषित है, जो कि पिछड़ा हुआ है, यानी कि दलित और मुस्लिम। साफ बात है, दलित और मुस्लिम का गठजोड़ जो है वो मायावती का है। ये वो कॉम्बिनेशन है जिससे मायावती हमेशा जीतती हैं, और वो कॉम्बिनेशन हमेशा मायावती के साथ चलता है। तो वहीं अगर आप मुसलमानों की बात कीजिए तो ट्रेडिशनली वो इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, लेकिन इस पूरे जंग के बाद जो अंदरूनी कलह मची थी उसका फायदा ओवैसी उठाना चाहते हैं। उसका मुजफ्फरनगर राइट की याद करिए, अखिलेश रिजाइम में हुआ था, वो उसकी भी बात करते हैं। कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, तो और कहते हैं कि दलितों का उत्थान मायावती ने कितना किया। ये दो वो सवाल है,
जो लगातार ओवैसी उठाते हुए आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर ये दोनों सवाल हिट कर गए तो जाहिर सी बात है नुकसान बड़ा होगा रीजनल पार्टीज का, माफ करिएगा समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का बड़ा नुकसान होगा अगर ओवैसी हिट कर जाते हैं तो। लेकिन अगर हम बिहार चुनाव की बात करें तो ओवैसी वहां फ्लॉप साबित हुए थे, तो क्या ये माना जाए कि जिस बेल्ट में ओवैसी कोशिश कर रहे हैं जो कि मुस्लिम बेल्ट है, जाट गुर्जर वहां पाए जाते हैं, ये 3 अहम वोट बैंक है, क्या वहां पर ये जो प्रयोग है ओवैसी का वो कामयाब होगा? लेकिन एक बात साफ है कि ओवैसी जिस तरीके से अपने आप को बड़ा करते चले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो एक वोट कटवा ना साबित हो जाए, उसका नुकसान सीधे सीधे उन पार्टीज को ना हो जाए जो कि उन वोट बैंक पर अपनी बपौती मानकर चलते हैं। तो अब देखना ये होगा आज ओवैसी जब एक रैली को संबोधित करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, तो कितने लोग वहां उठते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी होगी कि जनसभा में भले ही आम मानस उमड़ कर जाए, लेकिन वो वोट में कितना तब्दील होता है ये चुनाव वाले दिन ही मालूम चलता है। तो देखना ही होगा फर्स्ट फेज में ओवैसी कितने कारगर साबित होते हैं और आज जो समर्थन उभरता है वो कितना उनके लिए फायदेमंद साबित होगा चुनाव वाले दिन, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सबकी भीड़ पर निगाह होगी कि आखिर भीड़ कितनी जुटा पाते हैं ओवैसी और संबोधन क्या करते हैं, किस किस को अपने निशाने पर रखते हैं। चलिए और खुर्रम, क्या आप बने रहिए हमारे समाजवादी पार्टी साथ। का तो ओवैसी अपनी अब राजनीतिक जमीन यूपी में बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आज उसी के चलते एक संबोधित करेंगे चुनावी सभा को। यूपी के चुनावी रण के लिए बीजेपी ने अब कमर कस ली है। हाईटेक तरीके से चुनाव लड़ने के लिए वॉर रूम बना लिया है। आधुनिक उपकरणों से लैस ये वॉर रूम चुनाव की हर गतिविधि पर नजर रखेगी। पेश है बीजेपी के इस वॉर रूम की ये रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव के रण में चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखने को तैयार है बीजेपी का वॉर रूम। कंप्यूटर पर बैठकर डाटा तैयार करते और कानों में हेडफोन लगाए चप्पे चप्पे का हाल लेते बीजेपी के ये सिपह सालार बीजेपी के चुनावी जंग का हिस्सा हैं। अपनी आक्रामक और हाईटेक प्रचार शैली के जरिए बीजेपी ने इस वॉर रूम में तमाम आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया है, जिसमें आईटी सेल, सोशल मीडिया सेल, कॉल सेंटर और मीडिया वॉच सेंटर अहम हैं। वॉर रूम पर बीजेपी के नेताओं की पैनी नजर है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं इस वॉर रूम के अहम बिंदु। बीजेपी ने वॉर रूम में 35 लोगों की टीम बनाई है। टीम मीडिया मैनेजमेंट और सुरक्षा के कामों पर नजर रखती है। युवाओं को लुभाने के लिए चुनाव वॉर रूम में 50 इंजीनियर समेत 120 से ज्यादा कार्यकर्ता लगे हैं। फेसबुक, ट्विटर, ऑडियो ब्रिज और लाइव चैट पर काम हो रहा है। सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग पेज बनाए गए हैं। मीडिया वॉच सेल का गठन किया गया है। बीजेपी की 4 बड़ी परिवर्तन यात्राओं पर भी नजर रखी जाएगी। वॉर रूम के चुनाव प्रबंध, रैलियों की रणनीति बनाई जाती है। हम फेसबुक पेज बीजेपी का है और ट्विटर हैंडल है, उस पे हम लोग तमाम पोस्ट और कंटेंट डालते हैं। चूँकि उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ से अधिक लोग फेसबुक पे एक्टिव हैं और 4.5 करोड़ से अधिक लोग जो है कि व्हाट्सएप पे एक्टिव हैं। तो ये जो संख्या 6 करोड़ से अधिक होती है, इन सारे लोगों को एंगेज करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, इन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हम लोग ये सभी प्लेटफॉर्म का, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, उसका उपयोग कर रहे हैं। बहरहाल वॉर रूम के जरिए बीजेपी के साथ अन्य राजनीतिक पार्टियों ने भी तकनीक की ताकत को पहचान लिया है, जिसका कमाल आने वाले चुनाव में दिखने वाला है। अनामिका सिंह, APN, लखनऊ। और एक बार फिर से रुक करते हैं खुर्रम निजामी, हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं लखनऊ से। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये वॉर रूम बनाया गया है आधुनिक उपकरणों से लैस बीजेपी की तरफ से, कितना फायदा मिलेगा? देखिए, फायदा कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन हम 2014 की बात करें तो पीएम मोदी, अगर आप प्रधानमंत्री हैं मोदी, तो उसका सबसे बड़ा जो फायदा, जो बड़ा वजह है वो है उनका वॉर रूम और सोशल मीडिया। देखिए, वॉर रूम में सोशल मीडिया को किस तरीके से आप एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। आज आम जनता जो आज चर्चा होती है वो सोशल मीडिया पर होती है, जो आज राय बनाई जाती है सोशल मीडिया पे बन रही, ये आम धारणा है। लेकिन जो सोशल मीडिया की बात है उसका जादू सब लोग देख चुके हैं 2014 में।
तो ये 2017 में उसका जादू रिपीट करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कितना रिपीट कर पाएगी तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरीके से सारे पार्टीज, अगर आप गौर करिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आपके कितने फॉलोअर होने चाहिए ट्विटर पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर, आप कितने ग्रुप में एक्टिव हैं, इस पर ही आपको टिकट मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया का कितना महत्व दे रही है भारतीय जनता पार्टी। और जो वॉर रूम बनाया है वो साफ है कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से अपने को प्रचार प्रसारित करेंगे, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल के जरिए लोग अपनी बात आगे रखते हैं, क्योंकि वहां किसी का कंट्रोल नहीं होता, घातक भी होता है। तो वहीं अगर हम आयोग की बात करें तो आयोग की नज़र भी इस वॉर रूम पर होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए अपने मिशन को आगे ले जाना चाहेगी। वो चाहेगी कि कम से कम सोशल मीडिया में जो लोग एक्टिव हैं, यानी कि अर्बन वोट बैंक, वो प्रभावित हो सके और वो जब वोट डालने आए तो उनके सामने एकमात्र विकल्प बचे भारतीय जनता पार्टी, ताकि जब चुनाव खत्म हो तो नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। लेकिन फिलहाल जो तैयारी की है वो साफ बताती कि ऐसी तैयारी और पार्टीज को करनी पड़ेगी, और कर रहे हैं तो बेहतर है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर बाजी मार जाने के फिराक में है। तमन्ना। चलिए खुरम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने गोवा और पंजाब के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। पंजाब में बीजेपी ने जहां कई नए चेहरों पर दांव खेला है, तो वहीं गोवा में ज्यादातर पुराने विधायकों पर ही पार्टी ने भरोसा जताया है। पंजाब और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। बीजेपी ने पंजाब के लिए 17 जबकि गोवा के लिए 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पंजाब में पार्टी शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यहाँ कुल 117 विधानसभा सीटें हैं। पंजाब में सिर्फ 5 सिटिंग विधायकों को दोबारा टिकट मिला है। अमृतसर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी बीजेपी ने राजेंद्र मोहन चीना को टिकट दिया है। ये सीट कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे देने के बाद खाली हुई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यहाँ मोदी लहर के बीच बीजेपी के अरुण जेटली को शिकस्त दी थी। पंजाब के चुनाव में हम लोगों ने कोशिश की है कि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। ये 17 सीट्स हमने अभी आज पंजाब की जारी की हैं। मोहन चीना ये हमारे लोकसभा अमृतसर की सीट के कैंडिडेट होंगे। पंजाब के अलावा गोवा में बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। गोवा में 29 घोषित उम्मीदवारों में 18 सिटिंग विधायकों को मौका मिला है। गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव में बीजेपी अधिकतर सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कुछ सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ सकती है। गोवा की इसमें भी हम लोगों ने अभी 29 सीटों को प्रत्याशियों का नाम चयनित किया है और इसमें 19 एमएलएज की सीट थी, जिसमें से 18 को दिया है। एक बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस उनको रिप्लेस किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत शीर्ष पार्टी नेताओं ने इस लिस्ट पर बैठक के बाद मोहर लगाई। पंजाब और गोवा में 4 फरवरी को एक ही चरण में चुनाव होना है। पंजाब में जहां बीजेपी अकाली की गठबंधन सरकार है, तो वहीं गोवा की सत्ता पर भी बीजेपी काबिज है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और यूपी के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी बीजेपी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगी है। पार्टी ने तय किया है कि कोई भी लोकसभा सांसद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। पार्टी ने उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पीएम की हाल में देहरादून में हुई रैली की कामयाबी से उत्साहित बीजेपी ने राज्य में उनकी 4 बड़ी रैलियों के आयोजन का फैसला किया है। पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी को राज्य में बड़ा मुद्दा बनाएगी। साथ ही रावत सरकार की कथित नाकामियों को भी निशाना बनाया जाएगा। उत्तराखंड के लिए बीजेपी ने कुछ खास नारे बनाए हैं। वहां पार्टी का एक नारा होगा, अटल ने बनाया, मोदी संवारेंगे। दूसरा नारा है विकास का डबल इंजन, यानी राज्य और केंद्र दोनों जगह बीजेपी की सरकार होने से तेजी से विकास होगा। माना जा रहा है कि कांग्रेस से आए सभी 10 बागी विधायकों को बीजेपी टिकट देगी और उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए 15 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। और चुनाव की तारीखों की घोषणा के वक्त से ही कांग्रेस में टिकट को लेकर गहमा गहमी शुरू हो गई थी। 2 खेमों में कांग्रेस बटी दिखी। एक खेमा किशोर उपाध्याय का और दूसरा खेमा मुख्यमंत्री हरीश रावत का, और यही खींचतान अब भी लगातार दिख रही है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस में टिकट को लेकर शुरुआत से ही कलह के कयास लगाए जा रहे थे और अब ये कलह सत्ता पर भी दिखने लगी है।
दिल्ली में डेरा जमाए दावेदार आला कमान को ये साफ कह रहे हैं कि अगर उनकी बात अनसुनी की गई तो वो अपनी पदों से सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ टिकट को लेकर सेमीफाइनल शुरू हो गया। स्क्रीनिंग कमेटी मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के साथ नामों को लेकर चर्चा कर चुकी है और फाइनल लिस्ट तकरीबन तैयार है। लेकिन वहीं मुख्यमंत्री रावत पर पीडीएफ विधायक दिनेश थेने और प्रीतम सिंह पवार को कांग्रेस के बैनर तले लाने का दबाव बना हुआ है, जो कि पहले ही निर्दलीय लड़ने को ऐलान कर चुके हैं। दरअसल पीडीएफ प्रदेश में कांग्रेस के गुर्बत के दिनों का साथी रहा है और प्रदेश में सरकार बने रहने के पीछे पीडीएफ का मजबूत हाथ रहा है। इधर किशोर उपाध्याय भी कांग्रेस के निशाने पर सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े हैं। किशोर उपाध्याय का कहना है कि पीडीएफ ने सरकार बनाने में साथ जरूर दिया है, लेकिन पार्टी ने भी अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हुए पीडीएफ कार्यकर्ताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी है। लिहाजा पीडीएफ की तरफ से कोई एहसान वाली बात नहीं होनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक उधर उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद बनने के बाद राज बब्बर भी टिकट बंटवारे को लेकर संजीदा नजर आ रही हैं और देहरादून की कैंट सीट से एक उम्मीदवार की सिफारिश भी लगा चुके हैं। हालांकि स्क्रीनिंग कमेटी इस लिस्ट को सीईसी यानी केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेगी, जिसके बाद सीईसी अपने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत के चुनावी सर्वेक्षण के आधार पर बनी लिस्ट की कसौटी पर तौलेगी और उसके बाद ही टिकटों को लेकर कोई अंतिम फैसला लिया जा सकेगा। हालांकि टिकट बंटवारे पर अंतिम फैसला स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद सीईसी को लेना है, लेकिन इस खींचतान का असर जाहिर तौर पर वोट बैंक के ऊपर और कार्यकर्ताओं के जोश के ऊपर पड़ सकता है। कैमरामैन आंचल के साथ अनंत, एपीएन, देहरादून। और कुछ समय पहले ही यूपी में जारी पिता पुत्र की जंग को लेकर दुख जता चुके यूपी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी अपने बेटे रोहित शेखर के लिए राजनीतिक जमीन तलाशने की जोर जुगत में लगे हैं। पहले रोहित शेखर को सपा का टिकट मिलने के कयास लगने लगे, लेकिन एनडी तिवारी एकाएक सपा से कुछ दूर हो चले। अब ये बात सामने आई है कि ये कांग्रेसी दिग्गज अपने बेटे को चुनावी रण में उतारने के लिए हाथ का साथ छोड़ अब कमल यानी बीजेपी का साथ लेने को तैयार है। वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने ये बात स्वीकार भी की है, लेकिन पेच फंस रहा है तो रोहित की सीट को लेकर। रोहित उत्तराखंड के लाल कुआं से टिकट चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें हल्द्वानी से टिकट देने के मूड में है। लेकिन एनडी तिवारी अपने बेटे रोहित के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि हल्द्वानी से वो कांग्रेस के दिग्गज नेता इंदिरा हृदयेश के सामने शायद ही टिक पाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और स्वागत करती है रोहित शेखर जी का, अगर वो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। और अगर उन्होंने मन बना लिया है भाजपा में जाने का या किसी अन्य पार्टी में जाने का, तो हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। देखिए, नारेंद्र तिवारी जी का इतना बड़ा कद है, इतना बड़ा नाम है। मैंने कहा ना, वो हमारे देश और राष्ट्र के लिए बहुत बड़े हैं और हम गौरवशाली हैं कि वो उत्तराखंड राज्य से हैं। वो स्वयं टिकट चाहते हैं, अपने बेटे को चाहते हैं, ये किसको चाहते हैं, ये दूसरा प्रश्न है। सबसे बड़ा प्रश्न आज है कि अगर उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रति कुछ लगाव बन रहा है, उनका मन हो रहा है, उनकी अंतरात्मा कह रही है कि राज्य का विकास भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर सकती है, नरेंद्र भाई मोदी देश का विकास कर सकते हैं, तो इस कदम की सराहना होनी चाहिए। और कोलकाता पुलिस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 14 जनवरी को महानगर में हिंदू सम्मेलन करने की इजाजत नहीं दी है। इस सम्मेलन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को प्रमुख मुख्य वक्ता के तौर पर बोलना था। आरएसएस ने कोलकाता में सम्मेलन के लिए 2 स्थान सुझाते हुए अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस ने दोनों को ही नामंजूर कर दिया। बीते 2 दिन से इस सम्मेलन के आयोजन को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। आरएसएस की ओर से अनुमति मांगने के जवाब में पुलिस ने जवाब दिया है कि सुरक्षा और जन व्यवस्था को बनाए रखने के हित में आरएसएस 14 जनवरी को प्रस्तावित किसी भी स्थान पर सम्मेलन का आयोजन न करे। इस स्थिति को आगे किसी तिथि के लिए स्थगित किए जाने की सूचना पुलिस दफ्तर को अग्रिम में दी जाए। पहले आरएसएस ने खिद्दरपोर इलाके में फुकैलाश ग्राउंड्स पर सम्मेलन के आयोजन की अनुमति मांगी थी। पुलिस ने तब भीड़ और भगदड़ की संभावना जताते हुए अनुमति देने से इनकार किया। फिर आरएसएस की बंगाल यूनिट ने कोलकाता मैदान पर ब्रिगेड परेड ग्राउंड का नाम सम्मेलन के लिए सुझाया। गुरुवार को कोलकाता पुलिस ने इस स्थान पर भी सम्मेलन की अनुमति देने से इनकार किया। पुलिस के मुताबिक इस क्षेत्र में गंगा सागर मेले की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं और इसलिए यहां सम्मेलन के आयोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती। गौरतलब है कि आजकल बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी और केंद्र के बीच तल्ख रिश्ते बने हुए हैं। आरएसएस की रैली को इजाजत नहीं मिल पाने के मामले में ममता और भगवा खेमे के बीच तू-तू मैं और तेज हो सकती है।
और केंद्रीय खाद्य एवं जन वितरण मंत्री और एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने पर गुरुवार देर शाम पटना स्थित एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। केंद्रीय मंत्री को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने पर गुरुवार की शाम करीब 8:30 पर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उनकी जांच की जा रही है। पासवान के बीमार पड़ने की खबर फैलते ही लोजपा समर्थक पटना के बेली रोड स्थित उक्त अस्पताल के बाहर भीड़ जुटनी शुरू हो गई। दिल्ली से गुरुवार दोपहर पटना पहुंचे पासवान कल खगड़िया में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने जाने वाले हैं। अस्पताल में मंत्री की पत्नी और उनके पुत्र चिराग पासवान सहित परिवार के अन्य सदस्य मौजूद हैं। 5 जुलाई 1946 को जन्मे रामविलास वर्तमान में बिहार के हाजीपुर संसदीय सीट से सांसद हैं। आज बीमार रामविलास पासवान को आगे के इलाज के लिए दिल्ली लाया जाएगा। पटना आए हैं और 5 दिन का कार्यक्रम वगैरह भी था। तो कार्यक्रम था, फिर कल भी कार्यक्रम था। आगे क्या करने जा रहे हैं आप लोग? क्या करेंगे, पहले तो स्वास्थ्य है। नहीं, स्वास्थ्य को लेकर कहाँ ले जाना चाह रहे हैं आप लोग? अभी दिल्ली जाएंगे, कल दिल्ली जाएंगे। कल दिल्ली जा रहे हैं। हमारे सारे लोग यही हैं और सबों की राय बन गई है। आदरणीय चिराग पासवान जी ने भी कहा कल दिल्ली जाएंगे। तो रामविलास पासवान को आज दिल्ली लाया जाएगा। पटना के हॉस्पिटल में फिलहाल वो आईसीयू में भर्ती हैं और बीमार चल रहे हैं और आज उनको दिल्ली में इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए लाया जाएगा। हॉस्पिटल में उनके पत्नी और उनके बेटे मौजूद हैं, चिराग पासवान। ब्रज बिहारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से, हमारे संवाददाता। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर्स का क्या कहना है? किसी तरह का कोई मेडिकल बुलेटिन कल जारी किया गया, आगे क्या कहना है डॉक्टर्स का? डॉक्टर का ये कहना है कि अभी यह स्थिति उनकी सामान्य है। हालांकि उन्हें आज सुबह ही एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया जाना है। स्थिति अभी सामान्य है, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली रेफर किया जाएगा। जी, कितने बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे रामविलास पासवान? दिल्ली उनकी पहुंचने का समय 9 बजे करीब बताया गया है। हालांकि अभी स्थिति उनकी सामान्य होने के कारण से डॉक्टरों ने कुछ ये नहीं कहा कि नहीं इसी समय, लेकिन उन्हें अगर उसमें और भी दिक्कत हो रही, उनकी सांस में रुक जाने की वजह से उन्हें ये यहाँ पर लाया गया था। उसके बाद आपको बता दें कि राष्ट्रपति भी ने इनसे फोन करके इनका हालचाल पूछा। यहाँ पे कई नेता मंत्री आकर के, लालू प्रसाद यादव भी अस्पताल आए, तेजस्वी यादव भी अस्पताल आए, स्वास्थ्य मंत्री जो है, सब आकर के इनका हाल पूछा है। स्थिति अभी समान है, अगर बेहतर स्थिति नहीं रहने के बाद इन्हें ले जाया जाएगा दिल्ली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं झारखंड की अहम खबरों की। सीधे चलते हैं रांची में मौजूद संवाददाता ज्ञान रंजन के पास और जानते हैं कि आज कौन सी खबरें हैं झारखंड की अहम। जी ज्ञान रंजन, अहम खबरों पर थोड़ी रोशनी डालिए। झारखंड की कौन सी अहम खबरें हैं आज? जी देखिए, झारखंड की खबरों की बात की जाए तो जिस तरह से सीएनटी एसपीटी एक्ट के संशोधन मामले पर भाजपा के भीतर कोहराम मचा हुआ है और इसके अलावा 105 खदानों के लीज नवीकरण मामले को लेकर जिस तरह से सरकार के भीतर एक रस्साकसी की स्थिति बनी हुई है और इसको लेकर जो आग लगी हुई है सरकार के भीतर और संगठन के भीतर दोनों स्तरों पर, तो इस आग में हाथ सेकने की शुरुआत विपक्ष ने शुरू कर दी है। विपक्ष का मानना है कि जो बातें वे लोग लगातार कहते आ रहे हैं सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन के मामले पर और सरकार की कार्यशैली पर, दोनों ही बातों को भाजपा के बड़े नेताओं ने साबित कर दिया है। जिस तरह से सीएनटी एसपीटी एक्ट के मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने खुलकर सरकार के निर्णय का, संशोधन विधेयक का विरोध किया, मंच से विरोध किया और इसका विपक्ष ने स्वागत किया। विपक्ष का कहना है कि जो बातें अर्जुन मुंडा कह रहे हैं सेम वही बातें वे लोग भी लगातार कहते आ रहे हैं, लेकिन सरकार इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। सरकार किसी हद तक, किसी स्तर तक भी इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से 105 लीज मामले, खदानों के लीज नवीकरण का मामला सामने आया जिसमें विधि विभाग की राय लिए बगैर कैबिनेट में इस विषय को लाया गया, इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री सरजू राय ने जिस तरह से विरोध दर्ज कराया है, मुख्यमंत्री के पास पत्र लिखा है
उसको भी विपक्ष ने हाथों हाथ उठाया है। और विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से सरकार की कार्यशैली है वो साफ तौर पर दर्शाता है कि एक बार फिर झारखंड में लूट की छूट देने की बातें हो रही है। खदानों खास करके जिस चीज के लिए झारखंड पूरे विश्व में। चलिए ज्ञान रंजन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और झारखंड की अहम खबरों से हमें रूबरू कराने के लिए। मुंबई की बीजेपी ने एक बैठक बुलाई है। बैठक का मकसद महानगर पालिका के चुनावों की रणनीति को बनाना है। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष राव साहेब दानवे और गोपाल शेट्टी, पूनम महाजन समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। महानगर पालिका के चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद भाजपा की ये पहली बैठक है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता कुशल पाटिल जुड़ चुके हैं इस खबर पर। कुशल, आपसे तमाम अपडेट इस खबर पर जानना चाहेंगे। जी, महाराष्ट्र के ठाणे इलाके में कल भारतीय जनता पार्टी ने एक स्पेशल मीट बुलाई थी। ये मीटिंग दरअसल हर 3 महीने में होती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, ताकि वो डिस्कस कर सके कि स्टेट में क्या चल रहा है, किस तरह से पॉलिसीज आ रही है, क्या आ रही है और किस तरह से वो आगे की रणनीति करे और किस तरह के प्लान ऑफ एक्शन रखे। कल की जो मीटिंग थी, ये जो बीएमसी के इलेक्शंस है, महानगर पालिका के जो इलेक्शंस है, ये इसकी डेट डिक्लेयर होने के बाद ये पहली मीटिंग है भारतीय जनता पार्टी की। तो कल की ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसमें कई नेता आए थे, जैसे कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद आए थे इस मीटिंग में। फिर कुछ अन्य नेता जैसे राव साहेब दानवे और पंकजा मुंडे, आशीष शेलार, गोपाल शेट्टी, ये सब लोग भी आए थे, ताकि वो कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशंस करे, एजेंडा डिस्कस करे, आगे की रणनीति, इलेक्शन में जाने की रणनीति डिसाइड करे। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो इलेक्शन आ रहा है उसमें उन लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट विषय जो है वो गठबंधन है, किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। क्योंकि वो कह रहे हैं, कल स्पीच में भी उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने और राव साहेब दानवे जी जो कि महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने दोनों ने कल कहा कि महाराष्ट्र का जो डेवलपमेंट है वो इम्पोर्टेंट है। जब डेवलपमेंट से ही आगे देश बढ़ेगा और कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी और हर चीज़ को इसलिए इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है ताकि करप्शन कम हो, भ्रष्टाचार कम हो। कल जो बेसिकली जो मीटिंग में इम्पोर्टेंट डिस्कशन था वो यही था कि गठबंधन होगा तो कॉम्प्रोमाइज़ेस पे नहीं होगा। जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है उसे एड्रेस करना ही पड़ेगा। अगर इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ एड्रेस नहीं किए गए तो गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो उन्होंने कल कहा कि गठबंधन की बातें चल रही है, ग्राउंड लेवल पर बातें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब ऊपर के जो नेता है इनका डिसीजन होगा। ये लोग आपस में डिसाइड करके रणनीति बनाएंगे कि किस तरह से आगे बढ़ना है इलेक्शन में, किस तरह से वो लोग प्रचार करेंगे, किस तरह से वो लोग आगे बढ़ेंगे, कितने सीटों पर, किस तरह से वो कौन से विषय पर ज़्यादा जोर देंगे। और जो उन्होंने कहा, जो कार्यकर्ता है उन्हें काम करना है। जिस तरह से वो इस वक्त अब अपनी पार्टी का कमान संभाल रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि वो एक तरह से इम्पोर्टेंस दे रहे हैं काम करने पर। क्योंकि हर जगह पे आप देख सकते हैं डेवलपमेंट है, आरटीओ में डेवलपमेंट है, सीसीटीवीज लगाया है, वाईफाईज लगाया है, तो देख रहे हैं कि अब काम चालू हो गया। बीजेपी काम कर रही है, एक तरह से वो अपना योगदान दे रही है, लोगों तक पहुंचा रही है ये बात कि वो काम कर रहे हैं। और जहां तक बात गठबंधन की आती है तो उन्होंने कहा कि शिवसेना से बातें चल रही है। उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा बातें चल रही है, लेकिन जो इलेक्टिव मेरिट होता है वो इलेक्टिव मेरिट ज़रूरी है इस गठबंधन के लिए। और ये भी कहा था उन्होंने कि मोदी जी का जो काम है, जो भारत का विकास है, देश का विकास है, महाराष्ट्र प्रदेश का विकास है, उसे आगे बढ़ाने के लिए उन्हें इस जो गठबंधन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं। टीसीएस के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चंद्रशेखरन 21 फरवरी को कमान संभालेंगे। सारस मिस्त्री के टाटा समूह से निष्कासन के बाद टाटा सन्स के नए चेयरमैन की खोज जारी है। टाटा समूह के अधिकारियों के बोर्ड के पास नया चेयरमैन नियुक्त करने के लिए 24 फरवरी तक का वक्त था, लेकिन इससे पहले ही बोर्ड में एक नाम पर रजामंदी हो गई। टाटा सन्स के नए चेयरमैन पद की रेस में सबसे मजबूत नाम नटराजन चंद्रशेखरन का है। 53 वर्षीय चंद्रशेखरन टीसीएस के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। टीसीएस टाटा समूह के फ्लैगशिप कंपनी होने के साथ साथ $16.5 अरब नेटवर्थ के साथ समूह की सबसे प्रभावशाली कंपनी है। चंद्रा को 2016 में ही टाटा सन्स के बोर्ड में जगह दी गई थी। और पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर ठिठुर रहा है, परेशान है, लेकिन इस कड़ाके की सर्दी और बर्फबारी के बीच शिमला गए पर्यटकों की खुशी देखने लायक है। यहां पहुंचे कई पर्यटक तमाम परेशानियों और फंसे होने के बावजूद
बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। लकी, किस तरह का एक्सपीरियंस है शिमला आकर? स्नो कवर्ड टाउन है पूरा। शिमला बहुत बार आए हैं, आज पहली बार तो न्यूज़ पे देखा तो बर्फ पड़ गई तो आ गए अभी साथ के साथ। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ आए हैं। कहाँ से आए हैं? पंजाब से आए हैं। अलीशा। अलीशा, किस तरह का एक्सपीरियंस है शिमला आकर बर्फ में? बहुत अच्छा लग रहा है जी। फैमिली के साथ आए हैं घूमने, बहुत अच्छा लग रहा है। बर्फ है, बहुत मजा आ रहा है जी। तो कोई तकलीफ भी है चलने में या नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। एंजॉय। और कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में पिछले 6 दिनों से बर्फबारी हो रही है। इससे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत मुंबई तक में ठंड बढ़ गई है। गुरुवार दिल्ली में इस सीजन का सबसे सर्द दिन रहा। टेम्परेचर 2.0 डिग्री सेल्सियस रहा। शिमला में 5 दिन से बिजली गुल है। 280 सड़कें बंद हैं। हिमाचल में अब तक 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वेदर डिपार्टमेंट के मुताबिक अगले 24 घंटों में पारा और गिर सकता है। दिल्ली एनसीआर में भी सर्दी का सितम जनवरी में आकर टूटा है। यहां नोएडा में गिरते पारा देखा गया और स्कूलों में 15 जनवरी यानी सोमवार तक छुट्टी घोषित कर दी गई। और आज पूरे देश में लोहड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। लोहड़ी उत्तर भारत में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार है। ये त्योहार दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब में विशेष रूप से मनाया जाता है। लोहड़ी का त्योहार नए साल की शुरुआत में फसल की कटाई और बुआई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लोहड़ी के त्योहार को पंजाब के लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। लोहड़ी सुबह से शुरू होकर रात तक चलने वाला त्योहार है। लोहड़ी का त्योहार मौज मस्ती और जश्न से भरा होता है। इस त्योहार के दौरान किसी तरह का व्रत नहीं होता। इसमें तो नाच गाने के साथ लोग स्वादिष्ट व्यंजनों का भी मजा लेते हैं। लोहड़ी के दिन लकड़ियों या फिर उपलों के ढेर बनाकर आग जलाई जाती है। लोहड़ी के पावन मौके के दिन पवित्र अग्नि में लोग रबी की फसलों को अर्पित करते हैं, क्योंकि इस समय रबी फसलें कटकर घर आने लगती है। ऐसा करने से माना जाता है कि देवताओं तक ये पहुंचता है। लोहड़ी के पवित्र अग्नि में रेवड़ी, तिल, मूंगफली, गुड़, गचक भी अर्पित की जाती है। लो आ गई लोहड़ी वे, बना लो जोड़ी वे, कलाई कोई यूं थामो, न जावे छोड़ी वे, न जावे छोड़ी वे। झूठना बोली वे, उभरना टोली वे, जुगनू खाई थी कसमें, एक एक तोड़ी वे, एक एक तोड़ी वे। जवाहरबाग में भड़के हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने सरकार से ये पूछा है कि आखिर राम वृक्ष का डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाया गया। कोर्ट ने राज्य सरकार से ये भी पूछा है कि क्यों नहीं इस मामले को सीबीआई जांच के लिए दे दिया जाए। तो फिलहाल इतना ही इस बुलेटिन में। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एपीएन।